देश में किशोरों के कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में अब तक 1 करोड़ बच्चों को लगा टीका। अभियान में महेंद्रगढ़ जिले में 60,000 पात्र किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए पीजीआईएमएस रोहतक ने बनाए 3 विशेष वार्ड और कोविड कंट्रोल सेंटर। मरीजों के इलाज के लिए 920 ऑक्सीजन बेड और 202 आईसीयू बेड की व्यवस्था। कैथल में स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदर्शनी का समापन। प्रदर्शनी में दी गई आजादी के संघर्ष की जानकारी। और पलवल जिले में किसानों में बढ़ रहा है जैविक खेती का रुझान। किसान खुद जैविक खेती के लिए दूसरे किसानों को कर रहे हैं प्रेरित। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। देश में 15 से 18 साल के किशोरों के लिए जारी कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान का आज तीसरा दिन है। अब तक 15 से 18 साल की आयु के 1 करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है। टीकाकरण के लिए 99 लाख से अधिक किशोरों ने अपना पंजीकरण करवाया है और कल 37 लाख से ज्यादा का टीकाकरण किया जा चुका है। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए नारनौल प्रशासन द्वारा 15 से 18 वर्ष तक के पात्र किशोरों को वैक्सीन लगाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। नारनौल के नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि 15 से 18 वर्ष के पात्र किशोरों को कोरोना रोधी टीका लगाने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत महेंद्रगढ़ जिले में 60,000 पात्र किशोरों का टीकाकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी जो हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वहाँ पर 15 से 18 के बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं। और हमारे ज़िले के अंदर लगभग 60,000 ऐसे एस्टिमेटेड बच्चे हैं जिनको कोवैक्सीन की डोज है वो दी जानी है। और हमारा प्रयास ये था कि हम स्कूलों के अंदर ये टीके लगाएं, क्योंकि स्कूल बंद हैं, तो इसके लिए आगे की व्यवस्था है। हम प्रशासन से विचार विमर्श के बाद इसमें करेंगे कि स्कूलों के अंदर कैंप लगाए जाएँ या हमारे पीएचसी, सीएचसी पे लगाए जाएँ। टीकाकरण करवाने को लेकर किशोरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। टीका लगवाने आए बच्चों ने कहा कि आज उन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक ले ली है और वे टीकाकरण करवाकर काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। मैंने भी वैक्सीन लगवाई है, सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है वैक्सीन लगवाने का। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का। मैंने आज पहली डोज लगाई है, मैं बहुत खुश हूँ। दूसरा ये कि जो सर्टिफिकेट कोविड की कार्यालय में काम आएगी। और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम लिया है वैक्सीन लगवाने का, और सबको लगवानी चाहिए वैक्सीन, जो भी 15 से 18 के बीच में। और ये गवर्नमेंट की हमारे लिए ही है, तो आपको लगवानी चाहिए जरूर। कोरोना महामारी की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक ने पूरी तैयारी कर ली है। पीजीआईएमएस रोहतक में 3 विशेष वार्ड और कोविड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। इसके लिए हॉटलाइन के 2 नंबर भी जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक की कुलपति डॉक्टर अनीता सक्सेना ने कहा कि पीजीआईएमएस के पास पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है। उन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज के लिए 920 ऑक्सीजन बेड और 202 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। पहली फेज में हमारे 3 वार्ड और एक सी ब्लॉक है, वो शुरू हो जाएगा। वहाँ पे टेस्टिंग भी होगा, आइसोलेशन, ट्रीटमेंट, ऑक्सीजन, और एक आईसीयू भी है, उसमें 10 बेड का आईसीयू है। वो शुरू हो जाएगा पहली ही फेज में। और उसके बाद अगर और केसेस बढ़ते हैं तो उसके बाद सेकेंड फेज में ट्रॉमा सेंटर शुरू होगा। ट्रॉमा सेंटर में हमारे आईसीयू बेड्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वेंटिलेटर या हाई फ्लो ऑक्सीजन वाले पेशेंट्स को वहाँ ले जाया जा सकता है। पीडियाट्रिक की भी पूरी तैयारी है, न्यूरोलॉजी की भी पूरी तैयारी। कुलपति ने कहा कि अगर आने वाले दिनों में अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो उसकी भी तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पीजीआईएमएस में प्रतिदिन कोरोना के 3,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। मास्क तो डेफिनेटली पहने जहाँ भी जा रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज करें। मतलब यही 3 जो हम हमेशा कहते आ रहे हैं, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, ये 3 चीजें। पीछे तरफ से एश्योर यही है कि हम बेहतर से बेहतर उनको सुविधा देंगे। उन्हें कोई भी परेशानी है वो ज़रूर आएँ। होपफुली उन्हें एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पड़ेगी तो हम तैयार हैं उसके लिए। ध्यान रखें, जहाँ तक हो सके कोविड से बचें,
डबल मास्क पहने। ये भी प्रूव हो गया कि जो क्लॉथ मास्क होते हैं वो ओमिक्रॉन के लिए इतने इफेक्टिव नहीं है जितने कि ट्रिपल लेयर मास्क जो डॉक्टर साहब ने पहना या N95 मास्क जो हम लोग पहनते हैं। तो उनको मास्क जरूर पहने, थोड़ी सोशल डिस्टेंसेस रखें, थोड़ा सा गैदरिंग से बचें, क्योंकि ऐसा नहीं है ये 1 या 2 महीने की बात है, उसके बाद हम लोग फिर वैसे ही हो जाएंगे। तो थोड़ा समय अपने ऊपर कंट्रोल करें। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा कैथल में स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत लगाई गई प्रदर्शनी का आज समापन हो गया। जिला उपायुक्त ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद कहा कि प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को आज़ादी के संघर्ष की गाथाओं, पराक्रम और बलिदान के बारे में जानकारी दी गई। जो डेवलपमेंट है उसका क्या सिचुएशन है, क्या स्कीम्स चल रही हैं, उनके बारे में बताया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि इस डिजिटल प्रदर्शनी से कैथल निवासी देखेंगे और इनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा लेंगे। जिला सूचना एवं लोक संपर्क अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी में स्वतंत्रता संग्राम के नायकों और प्रदेश के विकास की जानकारी दी गई। इसके अंदर जहाँ तक लोगों को जानकारी देने का सवाल है, उसके अंदर ये है कि 1966 से लेकर 2021 तक हरियाणा की विकास यात्रा संबंधी विषय को लेकर इसमें बहुत कुछ दर्शाया गया है। और आज़ादी की लड़ाई में हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने और आज़ादी के परवानों ने, प्रबोधाओं ने जिस तरह से आज़ादी दिलाई देश को, वो भी यहाँ पर प्रदर्शित और परिभाषित किया गया है। स्थानीय निवासियों ने कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी से युवाओं में देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना जागृत होगी। कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, आज की पीढ़ी है, वो जाने कि किस प्रकार से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, किस प्रकार से हमारे जो वीर सेनानी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बलिदान दिया और करते 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 वो कहाँ तक हमारे आज़ादी की तरफ कदम बढ़ते गए और अंततः 1947 में हमारा भारतवर्ष आज़ाद हो गया। और उसके पश्चात हमारा देश प्रगति के पथ पर निरंतर अग्रसर है। पलवल जिले के किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ लगातार बढ़ रहा है। किसान खेतों पर ही कंपोस्ट खाद तैयार कर खेती कर रहे हैं। कृषि विभाग के एसडीओ ने बताया कि कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को जैविक खेती करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि फसलों में रासायनिक खाद का उपयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति और हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कृषि विभाग की तरफ से जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने के लिए, हरी खाद वगैरह का उपयोग करने के लिए ढैंचा वगैरह भी दी जाती है, मूंग वगैरह भी दी जाती है, जिसपे हम सब्सिडी भी देते हैं। मैं अपनी तरफ से और कृषि विभाग की तरफ से सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वे ज़्यादा से ज़्यादा हरी खाद का प्रयोग करें अपने खेतों में, गोबर की खाद का प्रयोग करें, केचुए के द्वारा बनाई हुई गोबर की खाद का प्रयोग करें, सिटी कंपोस्ट का प्रयोग करें, ताकि हमारे ज़मीनों में जो मित्र कीड़े वगैरह हैं वो भी बचें और हमारे जो फसल का उत्पादन है उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, जिससे हमारे खेत का स्वास्थ्य भी सुधरे और साथ साथ हमारे स्वयं का भी स्वास्थ्य पे इसका दुष्प्रभाव ना पड़े और हमारा भी स्वस्थ रहें। गांव कुलैना के प्रगतिशील किसान बलराम शर्मा ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना कर जैविक खेती कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी जैविक खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए गोबर, भूसा और फसल के अवशेषों को एकत्रित कर उनकी परतें बनाई जाती हैं। फसलों में जैविक खाद डालने से उनकी पैदावार अच्छी होती है और फसलों में कोई बीमारी भी नहीं लगती। हम ये एक जैविक खाद बना रहे हैं जिसका नाम है शिवांश खाद। इस खाद में हम 3 लेयर बनाते हैं, जैसे एक सूखे की, एक हरे चारे की, एक गोबर की। तो ऐसे करके हम 6 से 7 8 लेयर इसमें बना देते हैं। तो उसकी फिर हर 4 दिन में पलटाई करते हैं। उसकी पलटाई के बाद हमारी ये खाद तैयार हो जाती है। ये जो खाद हम तैयार कर रहे हैं, ये खाद एक ऐसा खाद है जिसकी गुणवत्ता अच्छी है और अच्छा ही इसका रिजल्ट है। और हम तो भाई सभी किसान भाइयों से और सभी से अनुरोध इसी बात का कर रहे हैं, भैया ये जो खाद है इसमें बनाने में ही जो बात है और करने में जो बात है, तो ये स्वास्थ्य के लिए भी ज़्यादा अच्छा है और हमारे आमदनी के लिए भी अच्छा है। समाचारों में फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए प्रादेशिक समाचार।
Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज पत्रकार वार्ता की। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि आज देश में कोविड के 2,14,000 केस सक्रिय मामलों की दृष्टि में आते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते के दौरान प्रतिदिन करीब 29,925 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। लव अग्रवाल ने बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान केस पॉजिटिविटी 2.6% दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि दिल्ली में सक्रिय मामलों में 9 गुना की वृद्धि हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 4 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने बताया कि किशोरों को कोरोना रोधी टीके की 1 करोड़ खुराक लग चुकी है। तो आज देश में 2,14,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं, और एवरेज डेली केसेस पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 29,925 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और केस पॉजिटिविटी करीब 2.6% पिछले एक हफ्ते में नोट की गई है। कि जहां पिछले हफ्ते केवल 2 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि एक्टिव केसेस 10,000 से अधिक थे, अब वह संख्या बढ़कर 6 स्टेट्स हो गई है, और 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से 10,000 एक्टिव केसेस हैं, और अभी भी 28 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। जैसे मुख्यतः अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में वीक ऑन वीक बेसिस में जो केसेस एक्टिव केसेस थे उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह से दिल्ली में अगर देखें तो इसी तरह से वहां पर 9 गुना के करीब केसेस में वृद्धि नोट की गई है एक्टिव केसेस में, और साथ ही महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु ओवरऑल वहां पर एक्टिव केसेस में काफी अधिक संख्या में हम नोट कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के हल्के और बिना लक्षण वाले मरीजों के होम आइसोलेशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ऐसे मरीजों को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहने की सलाह दी गई है। साथ ही ऐसे मरीजों से हमेशा ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क पहनने को भी कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उपयोग के बाद मास्क को 2 टुकड़ों में काटकर एक पेपर बैग में कम से कम 72 घंटे तक रखने को कहा है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित मरीजों को आराम करने और ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लेने को कहा गया है। नए दिशा निर्देशों में मरीजों को खून में ऑक्सीजन के स्तर की खुद निगरानी करने को कहा गया है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 147 करोड़ 72 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 58,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 58,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 58.01% हो गई है। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 3 करोड़ 53 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,62,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,036 मामले सक्रिय हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल का कल निधन हो गया। 74 वर्षीय सपकाल ने एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 1 महीने से अस्पताल में भर्ती थी। उन्होंने लंबे परोपकार से भरे जीवन में 1,000 से अधिक अनाथ बच्चों को गोद लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल को समाज के लिए उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए सदैव याद रखा जाएगा। उनके प्रयासों की वजह से कई बच्चे बेहतर जीवन जी सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी डॉक्टर सिंधु ताई सपकाल के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री से सम्मानित सिंधु ताई सपकाल के स्वर्गवास पर दिवंगत आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने कहा उन्होंने अनाथों को घर देने का उनका संघर्ष हम सबको सदैव प्रेरणा देता रहेगा। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं।
अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे YouTube चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में किशोरों के कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान में अब तक 1 करोड़ बच्चों को लगा टीका। अभियान में महेंद्रगढ़ जिले में 60,000 पात्र किशोरों को टीका लगाने का लक्ष्य। कोरोना महामारी की तीसरी लहर से निपटने के लिए PGIMS रोहतक ने बनाए 3 विशेष वार्ड और कोविड कंट्रोल सेंटर। मरीजों के इलाज के लिए 920 ऑक्सीजन बेड और 202 ICU बेड की व्यवस्था। कैथल में स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा के योगदान पर आधारित आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रदर्शनी का समापन। प्रदर्शनी में दी गई आजादी के संघर्ष की जानकारी। और पलवल जिले में किसानों में बढ़ रहा है जैविक खेती का रुझान। किसान खुद जैविक खेती के लिए दूसरे किसानों को कर रहे हैं प्रेरित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।